स्वागत है आपका। मेरा नाम है मोनिस और आप देख रहे हैं दी भारत वर्टेक्स। तो आज हम बात करेंगे कुछ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की। तो कैसे जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु बातचीत का दूसरा दौर शुरू हुआ है, लेकिन इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी ने तनाव बढ़ा दिया है। साथ ही हम चर्चा करेंगे अजीत पवार विमान क्रैश की जांच में आ रही रुकावटों की और म्यांमार में हुए चुनाव के बाद भारत के सामने खड़ी चुनौतियों की। इसके अलावा भारत फ्रांस की नई स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सोशल मीडिया नियमों पर मेटा की चिंता और ग्रेटर नोएडा में 2 मासूमों की जान जाने की दुखद खबर, और साथ ही में आसाम में प्रियंका गांधी का नया चुनावी सिस्टम। आइए इन सभी खबरों को विस्तार से समझते हैं। तो पहली खबर है यूएस ईरान परमाणु बातचीत और हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जानकारी दी है कि ईरान और अमेरिका मंगलवार को न्यूक्लियर विवाद पर इनडायरेक्ट बातचीत के दूसरे राउंड में मुख्य गाइडिंग प्रिंसिपल पर एक समझौते पर पहुंचे हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि कोई फाइनल डील होने वाली है। जिनेवा में ओमान की मध्यस्थता में हुई इस बातचीत में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल थे। बातचीत के दौरान अलग अलग आइडिया पेश किए गए जिन पर गंभीरता से चर्चा हुई, लेकिन इसी बीच ईरान की सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दबाव डालने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट के एक हिस्से को कुछ समय के लिए बंद कर देगा। यह दुनिया का वह अहम अंतर्राष्ट्रीय वाटरवे है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। यह पहली बार था जब ईरान ने ऐसी घोषणा की। वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेहरान में रिजीम चेंज सबसे अच्छी बात हो सकती है और वे खुद इस बातचीत में इनडायरेक्टली शामिल होंगे। अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने वॉशिंगटन को चेतावनी दी है कि सरकार हटाने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। अब बात करते हैं अजीत पवार विमान क्रैश की। 28 जनवरी को हुए लेयरजेट 45 विमान क्रैश, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और 4 अन्य की जान गई थी और जांच में नई चुनौतियां आई हैं। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB के अनुसार विमान के दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर या ब्लैक बॉक्स भीषण आग के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। L3 कम्युनिकेशंस द्वारा निर्मित डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR को सफलतापूर्वक डाउनलोड कर लिया गया है, लेकिन हनीवेल द्वारा निर्मित कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR की स्थिति नाजुक है, जिसके लिए विदेशी तकनीकी सहायता मांगी गई है। ब्लैक बॉक्स का इतिहास 1930 के दशक से है। इनका बाहरी केसिंग हमेशा नारंगी होता है ताकि इन्हें आसानी से पहचाना जा सके। FDR फ्लाइट की 80 से ज़्यादा तकनीकी डिटेल्स रिकॉर्ड करता है, जबकि CVR कॉकपिट के रेडियो ट्रांसमिशन और आवाज़ों को इन रिकॉर्ड्स से मिले डेटा और मलबे की मदद से ही क्रैश की घटनाओं को फिर से बनाया जाएगा। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार में हुए हालिया चुनाव के नतीजे ने 2021 के मिलिट्री तख्ता पलट के चक्र को पूरा कर दिया है। मिलिट्री समर्थित पार्टी USDP ने 1025 में से 739 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है। हालांकि यह चुनाव विवादों में रहा क्योंकि 40 से ज़्यादा विपक्षी पार्टियों को भंग कर दिया गया। भारत के लिए यह अस्थिरता चिंता का विषय है क्योंकि विद्रोही ताकतों का म्यांमार के 42% इलाके पर कंट्रोल है। फरवरी 2026 तक मिजोरम में करीब 31,000 शरणार्थी आ चुके हैं और ड्रग्स की तस्करी में 500% बढ़ोतरी हुई है। भारत के कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और ट्राइलेटरल हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी खतरे में हैं। भारत के लिए नई ज़मीनी हकीकतों को ध्यान में रखकर अपने स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी हितों की रक्षा करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब बात करते हैं भारत और फ्रांस के नए रणनीतिक साझेदारी की। PM नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो ने मुंबई में मुलाकात के बाद भारत फ्रांस रिश्तों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है। इस मीटिंग से कुल 21 जरूरी नतीजे निकले हैं, जिनमें डिफेंस, AI,
हेल्थ और स्किलिंग शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रो ने कर्नाटक में टाटा एयरबस की H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का वर्चुअली उद्घाटन किया है। यह दुनिया का इकलौता हेलीकॉप्टर होगा जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भर सकेगा और इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा भारत में हैमर मिसाइल बनाने के लिए BEL और सफ्रान के बीच जॉइंट वेंचर पर सहमति बनी है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया नियमों पर मेटा की चिंता। भारत सरकार के नए IT नियमों पर मेटा ने चिंता जताई है। मेटा के रॉब्स चेयरमैन का कहना है कि 3 घंटे के भीतर आपत्तिजनक कंटेंट हटाना चैलेंजिंग होगा। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट हटाने की विंडो को 24 से 36 घंटे से घटाकर 2 से 3 घंटे कर दिया है। मेटा का तर्क है कि सरकार ने नियमों को लागू करने से पहले इंडस्ट्री से सलाह नहीं ली और इतने कम समय में कंटेंट को वैलिडेट करना मुश्किल है। वहीं IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि उम्र के आधार पर रेगुलेशन और कंटेंट वायरलिटी को रोकना जरूरी है। अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा के दलेलगढ़ गांव में लापरवाही से मौत हुई है। तो ग्रेटर नोएडा के दलेलगढ़ गांव में प्रशासन की लापरवाही से 2 हफ्ते के भीतर 2 बच्चों की जान चली गई है। एक बच्ची खुले नाले में गिर गई जबकि 3 साल का देवांश एक पानी से भरे खेत में डूब गया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने GNIDA को कई बार लेटर लिखे थे लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। GNIDA अधिकारियों ने यह कहकर जिम्मेदारी से मना कर दिया कि वह जमीन उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। देवांश की दादी ने बताया कि उसकी गुलाबी टोपी पानी में तैरती मिली जिससे उसकी मौत का पता चला। प्रशासन ने 4 लाख रुपए के मुआवजे का वादा किया है। अब बात करते हैं प्रियंका गांधी के असम में नए सिस्टम का। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उम्मीदवारों को चुनने के लिए एक नया सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम के तहत स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अब दिल्ली में नहीं बैठेंगे बल्कि सीधे जिलों में जाकर स्थानीय नेताओं, सिविल सोसाइटी और पत्रकारों से 1-on-1 फीडबैक लेंगे। इस कमेटी में सप्तगिरी उलाका, इमरान मसूद और श्रीवेला प्रसाद शामिल हैं। इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है जिसे भविष्य के अन्य राज्यों के चुनाव में भी अपनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। थैंक यू।